हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज की जो हमारी वीडियो है सीआईबी की एबीएम जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट 3, यूनिट 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं। उसकी वीडियो आपको जो इस चैनल पे मिल जाएगी। फ्रेंड, आज की जो हमारी यूनिट 3 है वो है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। इसमें हम मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो क्या क्या पढ़ेंगे कि मनी क्या होती है, इसके बाद मनी सप्लाई के बारे में, उसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में, इसके बाद कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सीआईबी की सारी वीडियो मिलेगी। जीआईबी की वीडियो इसके बाद मिलेगी। पहले सीआईबी का पूरा कोर्स इस पर किया जाएगा, उसके बाद जो है जीआईबी की वीडियो इस पर स्टार्ट होगी। तो जो फ्रेंड जीआईबी के लिए इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, वो वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मनी? मनी क्या होता है? मनी इज़ एनीथिंग विच फ्रॉम द फॉलोइंग फोर फंक्शन। मनी क्या होती है? मनी कुछ भी हो सकता है, जो लिखित जो चार नीचे फंक्शन लिखे हैं उसमें कोई भी परफॉर्म करती है वो मनी होता है। क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम, डेफर्ड पेमेंट। तो फ्रेंड, इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी से ही पूछा जाएगा। एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ऑप्शन में क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक को हटा देंगे। आपको फिर ऑप्शन उसी हिसाब से चलना कि इसमें कौन सा जो है मनी फंक्शन मनी नहीं है, कौन सा एक फंक्शन नहीं है उसका। तो ऑप्शन में मीडियम एक्सचेंज, ए मेजर ऑफ वैल्यू हो सकता है, थर्ड की जगह कुछ अलग दे देंगे, और फोर्थ में स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम, डेफर्ड पेमेंट्स। फ्रेंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे जो है पूछा जाता है आपका। तो फ्रेंड्स, ये आपको चारों फंक्शन जो है, फोर फंक्शन, ये याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि मीडियम एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज अदर फिजिकल एसेट आर प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आर एक्सचेंज यूजिंग मनी। किसी चीज़ को मनी के द्वारा ही हम एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी परचेज करेंगे। जैसे एप्पल ही परचेज की मान लो, तो 100 रुपये में हम मान लो 1.5 किलो एप्पल जो है खरीद सकते हैं। वही हमारे पास अगर 200 रुपये है, अगर हमारे पास 200 रुपये है तो ये हम इसको जो है 3 किलो खरीद सकते हैं। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मनी जो यहाँ पे है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही है कि एप्पल के बदले हम जो पैसे दे रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। अगला जो है नेक्स्ट है ए मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी इज़ यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मनी है वो गुड्स की वैल्यू, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही, गुड्स में कुछ भी हो सकते हैं, उनकी जो वैल्यू है उसको जो वो डिसाइड करता है। इसके बाद क्या नेक्स्ट जो है स्टोर्ड ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। मनी कैन बी हेल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट। इसमें क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम का मतलब क्या हो गया कि आज हमारे पास जो 100 रुपये हैं, कल फ्यूचर में, कल परसों, एक महीने बाद उसकी वैल्यू है वो वही रहेगी, 100 रुपये ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो यह स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, यही मनी होता है। अगला जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मनी इज़ यूज्ड एज एन एग्रीड मेजर ऑफ फ्यूचर शिफ्ट एंड पेमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो फ्यूचर की हमारी पेमेंट होनी है उसकी जो वैल्यू है वो भी मनी ही होता है। एक एग्रीड मेजर होता है कि हाँ आज इसकी वैल्यू 100 रुपये है, आगे फ्यूचर में भी इसकी जो पेमेंट हम करेंगे वो उसी अमाउंट की हम करेंगे। तो ये डेफर्ड पेमेंट होगा। डेफर्ड मतलब फ्यूचर के लिए टाल दिया, जो टालना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? तो मनी सप्लाई होता क्या है फ्रेंड्स? मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? मनी सप्लाई स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो सर्कुलेशन में जो मनी होती है उसी को ही जो हम मनी सप्लाई बोलते हैं। दिस इज पार्शली एक्सोजेनस। ये क्या है? पार्शली एक्सोजेनस है। एक्सोजेनस का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर। यहाँ पे जो है एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है, जैसे कि डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। इसको जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है डिसाइड करते हैं कि मनी की सप्लाई कितनी होनी है, कैसे होनी है। एंड पार्शली इंडोजेनस, और इसके कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, कोज भी होते हैं जो इसको डिसाइड करेंगे
मनी सप्लाई को। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, फ्रेंड्स ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फॉर मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई विच आर यूज इन इंडिया आर एज फॉलोज। इसमें M1, M2, M3 एंड M4, ये चारों के बारे में हो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन 100% मिलेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। जो आपको स्क्रीन पे ये चीज़ दिख रही है डायरेक्ट आपको यही ही मिलेगी एग्जाम के अंदर। आपको बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो है नैरो मनी का मतलब क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा नैरो मनी क्या होता है, तो नैरो मनी में भी ये सब आप चीज़ें आपसे जो है पूछी जाएगी। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं नैरो मनी M1। M1 क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो करेंसी विद पब्लिक का मतलब, करेंसी विद पब्लिक इज करेंसी इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड बाय बैंक। करेंसी जो सर्कुलेशन में है उसमें से और जो बैंक के पास है, तो जो सर्कुलेशन में है टोटल मतलब 100 सर्कुलेशन में है और बैंक के पास जो है 60 है, तो कितनी बच गई 40। तो 40 करेंसी जो है ये पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। बैंक के साथ जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट में क्या हो गया, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड ऑल लायबिलिटी विच आर पेबल ऑन डिमांड। ये सर एक्चुअली आप सब लोग बैंक में काम करते हो तो आपको डिमांड डिपॉजिट का अच्छे से पता है। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड ऑल लायबिलिटी विच आर पेबल ऑन डिमांड, जो ऑन डिमांड पेमेंट करती हैं। दे इंक्लूड करंट डिपॉजिट्स, डिमांड लायबिलिटीज, पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, बैंक का सेविंग अकाउंट में वो भी तो हमें ऑन डिमांड पे करना है। मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटीज के साथ जो मार्जिन किया जाता है वो भी डिमांड डिपॉजिट में आता है। बैलेंसेस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट एंड क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सारे डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं। प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI, बाकी जो भी RBI के पास डिपॉजिट है। तो फ्रेंड्स नैरो मनी क्या होती है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। ये आपको फ्रेंड्स याद रखने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा यही जाएगा कि नैरो मनी क्या होता है। आगे ऑप्शन में आपको ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो नैरो मनी क्या होती है या M1 क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। अगला क्या है M2। M2 क्या होता है, M1 प्लस, इसमें M1 तो जो ऊपर वाली ये चीज़ें हो गई, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के जो डिपॉजिट्स है वो M1 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा M2। थर्ड है M3 या ब्रॉड मनी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन रहा है कि ब्रॉड मनी, आपसे डायरेक्ट ब्रॉड मनी ही का ही पूछ लिया जाएगा। और ये क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग। तो फ्रेंड्स ये M2 और M3 में डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए। उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसके डिपॉजिट, और यहाँ पे टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग, वहाँ पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। तो फ्रेंड इसमें ये ऐसे ना देके डायरेक्ट जो M1 है M1 की जगह ये सब आपको दे दिया जाएगा, ये ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो वो भी ब्रॉड मनी हमारा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं M4। M4 क्या होता है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसका क्या मतलब हो गया फ्रेंड्स, M3 ये तो ये हो ही गया ब्रॉड मनी, जिसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसने ये जो सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाला है वो भी यहाँ इसने ऐड कर दिया। इसके अंदर NCC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया गया, ये एक्सक्लूडेड है इसके अंदर, तो ये हमारा M4 होता है। तो फ्रेंड M3 M4 का आपको पता चल गया होगा। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब तक एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4 क्या होता है। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। M1 क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। और M2 क्या होता है, M1 और इसके साथ ये प्लस कर दो। और M3 क्या होता है, M1 प्लस में ये इसके साथ प्लस कर दो। और M4 क्या होता है, M3 इसमें ये सब आ गए प्लस आर डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आगे जो मैंने आपको बताया वही बताया कि करेंसी विद पब्लिक क्या होती है। करेंसी विद पब्लिक इज द करेंसी इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड बाय द बैंक। और डिमांड डिपॉजिट हमने पहले पढ़ लिया।
टाइम डिपॉजिट आपको पता है 2000 पेबल, अदरवाइज देन ऑन डिमांड दे इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव एंड डिक्रीजिंग डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर sustained rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time. Sustained rise in general level of prices of goods. जनरल लेवल प्राइसेस ऑफ गुड्स है, उसके जनरल लेवल में जो चेंज आ रहा है या सर्विसेज में जो चेंज आ रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वही इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन लीड टू फॉल इन परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन क्या करता है? परचेजिंग पावर को कम करता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो हम ऑब्वियसली है कि हम कम खरीदेंगे। व्हेन द प्राइसेस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्राइस हाई हो जाएगा तो किसी चीज़ की जो यूनिट वो हम कम खरीदेंगे। कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन इज आल्सो इरोजन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है फ्रेंड इसमें। ए चीफ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट, that is annualized percentage change in general price index over time। तो फ्रेंड्स इन्फ्लेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड लॉस्ट इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर मॉनेटरी आइटम्स ओवर टाइम। और जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो इंक्लूड मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड डेट रिलीफ by reducing the real level of debt। तो इन्फ्लेशन के वो पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव दोनों के तरह के इफेक्ट रहते हैं। आगे हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज है? तो फ्रेंड्स इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दो है हमारे, एक है डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल क्या है? इट इज़ राइज इन जनरल प्राइसेस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या हो गया? एक जनरल प्राइस कोज क्यों है? क्योंकि किसी जो प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज है उसकी डिमांड जो है इंक्रीज़ हो गई तो क्या करे? प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गया। तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो वो इन्फ्लेशन को खींच रहा है, तो वो महंगाई को बढ़ा रहा है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन हैंड्स ऑफ द पीपल। दूसरा क्या है कि लोगों के हाथ में जो है पैसा ज़्यादा आ गया है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ पीपल इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी क्या करेगा? जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, आज मेरे पास 100 रुपये है तो मैं कोई चीज़ है वो 10 खरीद रहा हूँ, कल को मेरे पास 1000 रुपये होगा तो मैं उसको ज़्यादा खरीदूँगा। तो इसी से क्या है? उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। अब ये कह रहा है कि डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई लीड टू शॉर्टेज एंड हैंस इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड जब बढ़ जाएगी, सप्लाई कम रहेगी तो शॉर्टेज आ जाएगी। शॉर्टेज किस चीज़ की आती है तो उसका प्राइस जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगला जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये क्या है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज वेयर नो सुटेबल अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। मतलब क्या करता है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है जो हमारे पास सर्विसेज है, और उसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मान लो किसी को अब ट्रक खरीदना है तो उसको तो ट्रक ही खरीदना है, ये तो नहीं है कि वो ट्रक की जगह कार खरीद लेगा। तो वही फ्रेंड्स इसमें चीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइसेज ऑफ सम की इनपुट लाइक ऑयल राइजेज, प्रोड्यूसर विल हैव टू either adjust output supply or translate the higher cost into higher output price। जब तेल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? आउटपुट सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा या करेगा कॉस्ट इसको हाई कर देगा, तो जो है उसकी जो आउटपुट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। when आउटपुट डिक्लाइन बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर दे विल बी शॉर्टेज इन आउटपुट। पर जब आउटपुट प्रोड्यूसर जो इतनी दे ही नहीं पाएगा तो वो भी क्या करेगा? एक मतलब प्रेशर डालेगा कॉस्ट पे, तो एक शॉर्टेज होगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है राइज होगा। इसके बाद बात करेंगे मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन डिनोट्स ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में जो इंक्रीज है वही दिखाता है इन्फ्लेशन। द जनरल प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाय प्राइस इंडेक्स। इसको किससे मेजर करते हैं? प्राइस इंडेक्स से।
अब if price index is weighted average price of a selected basket of goods and services related to their price in some designated base year। अब बास्केट का मतलब क्या हो गया, सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं जैसे दाल आटा चावल या इस टाइप की सर्विसेज, उसको एक बास्केट हो गया, उसका जो वेटेज एवरेज प्राइस निकाल के जो है प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट जो है अपना दिखाती है। आगे करते हैं कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडेक्स। तो कैसे कैलकुलेट करना है, इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द ईयर ऑफ इंटरेस्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग द बेस ईयर फ्रॉम इट। और नीचे फ्रेंड डायरेक्ट इसने हम फॉर्मूला जो देख रहे हैं इसको देख लीजिए आप। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स क्या है, माइनस प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर का जो है प्राइस इंडेक्स क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर। तो इससे जो हमारा प्राइस इंडेक्स निकल आता है। अब फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइस इंडेक्स कौन से हैं। तो हमारे जो चार है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है। पहला है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके बाद है फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके बाद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, चौथा है GDP डिफ्लेटर। तो इसमें हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की या WPI की। तो WPI रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होलसेल लेवल पे ही प्राइस का जो है रिफ्लेक्ट करता है, जो बास्केट ऑफ गुड्स एट होलसेल लाइव। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या करता है, वो हाउस होल्ड लेवल पे जो प्राइस इंडेक्स को मेजर करता है। WPI focuses on the prices of goods traded between corporation at the wholesale stage rather than goods by consumer। ये होलसेल बेस पे कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े होते हैं उस पे होलसेल बेस पे इसको करता है, ना कि ये कंज्यूमर पे। WPI helps to monitor price movement that reflects price demand industry manufacturing and construction sector। तो ये जो इंडस्ट्री और बड़े जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्राइस की मूवमेंट क्या हो रही है ये बताता है। इन इंडिया WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज फॉर पॉलिसी डिसीजन। तो इंडिया के अंदर कौन सा यूज होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज फॉर पॉलिसी डिसीजन। अगला है फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स। रिसेंटली इट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट दैट WPI विल बी अनाउंस्ड मंथली। WPI को जो क्या है मंथली अनाउंस किया जाएगा। हाउएवर द इंडाइसेस और फूड ग्रुप एंड फ्यूल ग्रुप विल बी अनाउंस्ड वीकली। अब क्या है फ्रेंड्स, WPI है वो तो मंथली जो गवर्नमेंट है अनाउंस करेगी, पर जो फूड ग्रुप है और फ्यूल ग्रुप है उसका अनाउंस होगा हर वीक, मतलब वीकली होगा ये। अगला है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द CPI रिफ्लेक्ट द चेंज इन लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज परचेज कंज्यूम बाई हाउस होल्ड। मतलब ये रिटेल लेवल पे हो गया, WPI था वो होलसेल लेवल पे हो गया। It measures the prices at retail level. This is a measure of inflation more relevant for consumer. It is of cost of living index popularly known as, इनको known as core inflation। तो CPI को core inflation भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, CPI को core inflation बोला जाता है। We have 4 different index number of consumer price। तो consumer price में भी 4 अलग अलग हैं। CPI for industrial worker, ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमारा TADA बढ़ता है, तो वो किससे मेजर होता है, वो इसी से मेजर होता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसी से जो हमारा TADA जो है बढ़ता है। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, CPI फॉर रूरल वर्कर, CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। तो फ्रेंड्स में आपको जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाएगी कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, CPIW, CPAL, CPIRW या CPIUNME। CPI in India is released by Labour Bureau, Ministry of Labour Employment, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, कौन मेजर करता है इंडिया के अंदर, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग जो है CPI को इंडिया के अंदर रिलीज़ करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है वो है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर क्या है फ्रेंड्स, GDP डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पहले बात क्या हो रही थी कि वहाँ एक फिक्स्ड बास्केट था, जो ये प्राइस अपना जो
प्राइस को जो डिसाइड कर रहा था, एक बास्केट था उसका, फिक्स बास्केट था जो प्राइस इंडेक्स डिसाइड कर रहा था। पर जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है कि नई सर्विसेज या नए प्रोडक्ट या नई गुड्स या नई सर्विसेज इकोनॉमी में क्या आई है वो मेजर करता है। जब जीडीपी डिफ्लेटर इज नोज बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द बास्केट इज अलाउड टू चेंज द पीपल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ये इसमें क्या होता है कि पीपल्स की जो कंजप्शन है वो अभी क्या उस पर ज़्यादा हो रहा है, कौन सा ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट लोग जो है किस तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जबकि स्पेशली फॉर द जीडीपी द बास्केट इन ईच ईयर सेट ऑफ ऑल गुड दैट वर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली weighted by the market value of total consumption of each good. Therefore, new expenditure pattern are allowed to show up in the deflator as people respond to changing price. तो ये इसीलिए जीडीपी का डिफ्लेटर की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें जो क्वेश्चन बेस्ड है वो हम करते हैं। ये फ्रेंड्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो मैकमिलन की बुक से करा रहा हूँ। और प्लीज़ जिसने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास वो वीडियो आती जाएगी। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन करते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू, द चॉइसेस आर द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, द अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल, द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यही बात की थी कि मनी सप्लाई क्या होती है। तो मनी सप्लाई जो क्या होती है, जो सर्कुलेशन में जो मनी होती है उसी को हम मनी मनी सप्लाई बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी। नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ, नैरो मनी का मतलब M1 क्या था आपको याद होगा। M1 क्या है, M1 क्या है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो पहला सही है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। आगे फ्रेंड ये बोला है कि टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, चॉइस दे रखी है, पे ऑन डिमांड, नॉट पे ऑन डिमांड, रिलेटिवली लेस लिक्विड देन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट। तो इसमें हमारा जो आंसर है बोथ 1 and 2, पे ऑन डिमांड, नॉट पे ऑन डिमांड। टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, टाइम डिपॉजिट्स विच आर पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, cumulative and recurring deposit, time liability portion of saving bank deposits। उसके बाद अगला जो है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट आर पे ऑन डिमांड, नॉट पे ऑन डिमांड, रिलेटिवली लेस लिक्विड देन कैश एंड डिमांड डिपॉजिट और पेड ऑन डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट आपको सीधा सीधा जो बताया जा रहा है कि ऑन डिमांड जो है पे किया जाता है, तो पेड ऑन डिमांड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस लीड टू फॉल इन परचेजिंग पावर। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों ही इन्फ्लेशन होते हैं, जनरल लेवल ऑफ प्राइस का चेंज हो जाएगा और जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। अगला है प्राइस इंडेक्स यूज इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज, मैंने आपको पहले बताया था WPI। तो इसमें ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो आंसर है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइसेस एट, किस लेवल पे, रिटेल लेवल पे, होलसेल लेवल पे, WPI। तो ऑप्शन है होलसेल लेवल, रिटेल लेवल, प्रोड्यूसर लेवल, कंज्यूमर लेवल। तो इसमें आंसर है रिटेल लेवल। तो मैं यही है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट लग रहा है। हो सकता है मेरी स्पीड पहले की वीडियो में थोड़ी तेज़ हो, मैं इसको थोड़ा अभी धीरे धीरे सही कर रहा हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।